नमस्कार। 91.2 NIVH हैलोदून को सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 10 दिसंबर यानी मानवाधिकार दिवस और आज के इस खास दिवस पर हमने आमंत्रित किया श्रीमती रेणु डी सिंह को, जो कि एडवोकेट होने के साथ साथ NGO समाधान की प्रेसिडेंट भी हैं। आज के इस खास कार्यक्रम का संचालन किया श्री विजय ने, जो कि D.Ed प्रथम वर्ष के छात्र हैं, और उन्हीं दृष्टि दिव्यांग छात्रों ने उनसे कुछ सवाल किए और श्रीमती रेणु डी सिंह ने उनके सवालों के जवाब बेहद खूबसूरती से दिए। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की खास झलकियां। नमस्ते श्रोताओं, 91.2 NIVH पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं विजय और ये प्रोग्राम हमारा मानव अधिकार पर आधारित है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मानव अधिकार दिवस की शुरुआत 10 दिसंबर सन 1948 से हुई है और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई है। और आज हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट हैं रेणु डी सिंह मैम, तो उनका जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आप हमारे इस विशेष शो में आई हैं। जी, मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगी विजय कि ये NIVH का ये शो मेरा फेवरेट शो रहा है हमेशा। और विजय, मैं आपसे एक बार मिल चुकी हूँ, तो आप भी मेरे फेवरेट स्पीकर रहे हैं, एंकर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं और उससे ज़्यादा मुझे आपका मुस्कुराता चेहरा जो है ये पसंद आता है, क्योंकि जब आप मुस्कुरा के बात करते हैं तो आपकी बात में एकदम बिल्कुल एक वेट होता है, आपकी बातों में एक ग्रेविटी झलकती है जो बताती है कि आप इंटेलेक्चुअल भी हैं। थैंक यू मैम, आपका ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत आगे बढ़ाएगा। तो सबसे पहले मैम मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं के लिए आप अपना एक छोटा सा परिचय। अवश्य परिचय हमेशा छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के कर्म उसके परिचय से अधिक बड़े होने चाहिए। मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मानवता की सेवा कर रही हूँ पिछले 40 वर्षों से, यानी कि 4 दशकों से। मानव अधिकार जो केसेस होते हैं, ह्यूमन राइट्स से जो रिलेटेड केसेस होते हैं, उन पे ही मेरा शुरुआत करियर की मानव अधिकारों से ही हुई। और मैं जानी भी जाती हूँ, ह्यूमन राइट्स की ही एक्सपर्ट जानी जाती हूँ। हालांकि मैं एक स्लोगन में यकीन करती हूँ, वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, क्योंकि ग्लोब की आधी आबादी महिला है और महिलाओं के ऊपर जब किसी तरह के वायलेशंस होते हैं, उनके राइट्स को जब इन्फ्रिंज किया जाता है, उनके ह्यूमन राइट्स को जब इन्फ्रिंज किया जाता है, और वो ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये इश्यूज ग्लोबल है, ये किसी एक देश, एक जाति, एक कम्युनिटी, एक भाषा भाषी, एक प्रांत तक सीमित नहीं है। रादर दीज इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स चिरकाल से ग्लोबली होते रहे हैं और चाहती हूँ कि मैं ये कहूँ कि ये अब और नहीं होंगे। तो ये मेरा परिचय है। मैं एक्टिविस्ट हूँ और रजिस्टर्ड हूँ एज ए लॉयर एंड एडवोकेट। देश की सभी अदालतों में प्रेजेंट करती हूँ। एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 30 की वर्च्यू से, सेक्शन 30 की ताकत से मैं देश भर की अदालत में जहां पर भी मुझे लगता है कि मेरी महिलाओं को न्याय दिला सकती हूँ, वहां पर जाके अपनी महिलाओं के केस प्रेजेंट करती हूँ। चल रहे केसों में भी इंटरवेन करती हूँ और कुछ जो हमारी समाधान हेल्पलाइन, जो कि मेरी हेल्पलाइन है और 40 सालों से चल रही है, ये एक सोसाइटी है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और 40 वर्षों से काम कर रहे हैं। हमारा रिसोर्स सेंटर देहरादून के राजपुर रोड पे स्थित है। हमारे सेंटर में 50 महिलाओं के रहने की व्यवस्था है, वहाँ पर रह करके वहीं पर पढ़ाई भी कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास सिर्फ 23 महिलाएं हैं। और हमारे यहाँ पे एक और खासियत है, एक विशेषता है, एक कुछ हट के चीज़ है, वो ये है कि हमारे यहाँ पे वही महिला आकर के जो सर्वाइवर है, जो सेक्सुअल असॉल्ट हो चुका है या सेक्सुअल वायलेंस की सर्वाइवर है, वो हमारे यहाँ आके रह सकती है, लेकिन उसको LLB करना होता है, यानी कि उसको मुख्य धारा लॉ के कोर्स को पूरा करना होता है, जिसमें हम 3 साल से 5 साल का सपोर्ट उसको देते हैं। जब उसका लॉ का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तब फिर उसको हम लोग रजिस्टर करते हैं बार काउंसिल में, और रजिस्ट्रेशन एडवोकेट के तौर पर हो जाने के पश्चात 1 साल तक उसको हम लोग फुल सपोर्ट देते हैं, ताकि उसकी मनपसंद के शहर के कोर्ट में उसके पाँव जम जाए। एज ए लॉयर जब उसका काम चल निकलता है, एज एन एडवोकेट जब वो काम करने लग पड़ती है, फिर शी इज टोटली एट हर ओन। हम लोग उसको अपने समाधान के किसी ऑब्लिगेशन के अंदर नहीं रखते, बल्कि वी गिव हर विंग्स टू फ्लाई हाई।
वो अपना काम करती है। जब भी कभी जीवन में उसे हमारी ज़रूरत पड़े तो उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। यद्यपि आपको बता दें कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी हमारी सर्वाइवर्स, जो जिनको हम प्राउड सर्वाइवर्स बोलते हैं, जो समाधान का प्राइड है, जिनको हम ब्रेव हार्ट्स बोलते हैं, ये जब यहाँ से गई हैं और अपना जब इन्होंने ज़िंदगी अपने तरीके से एक एज एन एडवोकेट शुरू करी है, सभी हाईली सक्सेसफुल रही हैं और वो दूसरों का सपोर्ट सिस्टम भी बनी है। उनको हमारी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती और हम चाहते भी नहीं कि उन्हें कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े। तो ये मेरा कर्म ही मेरा परिचय है विजय। बाकी मैं क्या कहूँ, बस इतना ही। और बाकी आपके सामने हूँ, रेणुवी सिंह के नाम से जानी जाती हूँ और एडवोकेट हूँ पेशे से। बस ये इतना सही परिचय है बेटा। थैंक यू मैम। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि मैम ने बहुत सारे हाई प्रोफाइल केस किए हैं। कई ऐसी महिलाएं जो कि अपनी उम्मीदें छोड़ चुकी थी, उनको मैम ने समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ा और आज वो एडवोकेट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एडवोकेट कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होती। एडवोकेट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो शुरू करते हैं हम। आज हमारे साथ अच्छी तादाद में ऑडियंस भी है, तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? जी मैम, मेरा नाम अमित रंजन है। अमित जी अपना सवाल पूछें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि मानवाधिकार, हमें पता है, जैसे विदित है हम सबको, कि मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। तो इस अधिकार के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं? अवश्य। देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये अधिकार हमें किसी से मिले हैं। तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी, एज एन एक्सपर्ट, मैं ह्यूमन राइट्स की एक्सपर्ट हूँ और मैं सभी लोगों से बातचीत करती हूँ। मानव अधिकार के बारे में भी देयर आर लॉट ऑफ नुआंसेस गोइंग ऑन और सिंस लॉन्ग है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अधिक चर्चा बहुत विशिष्ट ग्रुप्स के अंदर होती है। लेकिन मेन स्ट्रीम में अगर देखें तो मानव अधिकार किसी के द्वारा हमें नहीं दिए गए हैं। मानव अधिकार तो ईश्वर प्रदत्त अधिकार है। जो भी धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म ले लेता है, मानव के रूप में जन्म ले लेता है, वो हर व्यक्ति डिस्पाइट वट एवर द फिजिकल कंडीशन, वट एवर द मेंटल कैपेबिलिटी, वट एवर हिज स्ट्रेटा, ग्रुप, कास्ट, एंटायर प्लैनेट पे कोई भी मनुष्य जो ही जन्म ले लेता, यहाँ तक कि मैं ये भी बताऊं कि एंटीनेटल यानी कि जन्म लेने से पहले गर्भ में ही उसका मानव अधिकार शुरू हो जाता है और वो ईश्वर प्रदत्त है। अब आती बात, अगर दिए ही नहीं है तो प्रोटेक्ट कैसे होते हैं? ईश्वर ने दिए हैं और जितनी स्टेट्स ने जो भी स्टेट्स हैं जो मानवाधिकार में यकीन रखती हैं, यूनाइटेड नेशंस को अगर आप ले लें तो यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट एनजीओ, इट्स अ ग्लोबल एनजीओ, और उसके साथ 189 कंट्रीज उसके सिग्नेटरीज के रूप में जो उसके साथी बन करके धरती पर मानवाधिकार की संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। मानवाधिकार वो भी नहीं दिए, वो तो ईश्वर से मिले हैं, लेकिन उनका कार्य है उन अधिकारों को जो ईश्वर प्रदत्त अधिकार है उनका संरक्षण करें। तो सबसे प्रथम बात क्या है, जो मोटी बात है, प्यारे दर्शकों, ये बात याद रखने वाली है कि कोई लंबी चौड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मानव अधिकार का मतलब है सम्मान व गरिमा से जीने का अधिकार। हम हर मनुष्य को इस धरती पे जब तक हम हैं तब तक सम्मान व गरिमा से जीने का अधिकार है। और तो और, जैसा कि मैंने कहा कि ये बड़े विस्तृत हैं, बड़े वृहद हैं, यानी कि गर्भ में फीटस, भ्रूण के समय से मानवाधिकार शुरू होता है और मृत्यु पश्चात, मृत्यु उपरांत भी मानवाधिकार रहता है, जिसको हम लोग पोस्ट ह्यूमस ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। यानी कि मानव शरीर जो मृत्यु उपरांत है उसकी भी गरिमा है, उसको भी यदि कोई नुकसान या क्षति पहुंचाता है तो वो भी क्राइम है। वो भी, जो भी लोग मानवतावादी देश है और वहाँ की सरकार है, उनको ये भी ड्यूटी दी गई है, संविधान के द्वारा दी गई है। और आप अगर देखें तो जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है, जो 10 दिसंबर को, जिसको हम लोग हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, आप सभी जानते हैं कि 10 दिसंबर कल है, और हम लोग उसको बहुत भव्य सेलिब्रेशन के साथ में उस दिन को याद करते हैं और सबको याद दिलाते हैं, पूरी धरती के लोगों को बताते हैं कि देखिए जो बैरियर्स हैं, जो सीमाएं हैं, वो मनुष्य की बनाई हुई हैं, लेकिन संपूर्ण धरती पे रहने वाला हर मानव डिग्निटी यानी कि गरिमा
और सम्मान से जीने का अधिकारी है। तो ये मुख्य बात है। और जब आप कहते हैं कि सम्मान से जीने का अधिकार, तो फिर तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ गई हैं। उसमें फिर 30 और आर्टिकल्स जोड़े गए, जिसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है इक्वलिटी का आर्टिकल, के सभी मानव इक्वल हैं और जेंडर में भी आप उनको ऊपर नीचे नहीं बांट सकते, जाति में ऊपर नीचे नहीं बांट सकते, आप उनको रंग के आधार पे ऊपर नीचे नहीं बांट सकते, देश या किसी पर्टिकुलर देश का होने के कारण उसके मानवाधिकार या उसकी गरिमा, उसका सम्मान आप कम नहीं कर सकते। तो उससे जुड़ी हुई राइट टू एक्सप्रेशन होता है कि हर मनुष्य जो धरती पे पैदा हुआ है वो अपनी बात को कह सके बिना भय के। एक तो है कि हाँ बात कह लो, लेकिन आपने बात कही और उसके पीछे आपके पीछे कुछ एक्सट्रीम थॉट प्रोसेस के लोग चले, आपकी गर्दन काटने को तैयार हो गए, आपने ऐसा कैसे कह दिया। तो बात ये कि आप तब तक, आप मानवाधिकार ये है कि अगर आपकी सम्मान गरिमा लिबर्टीज है तो दूसरे का भी सम्मान गरिमा और लिबर्टीज है। इस संतुलन को ही जब हम अच्छे से मेंटेन करते हैं, इस संतुलन को सुंदर तरीके से बनाते हैं, जहाँ पे हम अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरे के भी अधिकारों की भी उतनी ही सीरियसनेस से उनकी भी पालना करते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ ये धरती मानवों की धरती है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सवाल का संक्षिप्त जवाब दिया है। मैम थोड़ा आप अपनी पूजा सामग्री और हवन सामग्री के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। हाँ, तो आप क्या जानना चाहते हैं पूजा सामग्री और हवन सामग्री के बारे में? थोड़े आप मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन कर देंगे तो मैं बता पाऊंगी। यस मैम, जैसे कि एक तो होता है अपराधी, एक होता है आदतन अपराधी जी। तो दोनों के लिए आप किस प्रकार की पूजा सामग्री और हवन सामग्री का प्रयोग करते जी हैं? देखिए, अपराधी और यानी कि क्रिमिनल और आदतन अपराधी यानी कि हैबिचुअल क्रिमिनल, मुझे ऐसा लगता है कि हम में से हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, हम सभी जानते हैं भारत का एक संविधान है और भारत क्या है, लॉ, रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पर कानून का राज है। हम एक पर्टिकुलर कानून के ढांचे को लेकर के उसके अंदर ही हमारी दंड व्यवस्था है, उसके अंदर ही हमारी पुलिसिंग है, उसके अंदर सब कुछ है। तो मैं जब बहुत ही हल्के मूड में रहती हूँ, ज्यादातर मैं हंसी मजाक प्रिय हूँ, बहुत ही जीवन को बड़े हंस के जीती हूँ, तो मैं इन्हीं कानूनों को पूजा पाठ सामग्री बोलती हूँ। क्योंकि मानव होना इटसेल्फ जो है ये एक हवन है, एक यज्ञ है। ईश्वर ने हमें इस महायज्ञ में धरती पे भेजा है। जब हम मानव यज्ञ कर रहे होते हैं तो किसकी साधना कर रहे होते हैं? मानवता की साधना कर रहे होते हैं। जब उस मानवता की साधना में कोई आके अपराध करता है, दोष करता है, मानव साधना, मानवता को जब आप साध रहे हैं, जब आप मानवता को पूज रहे हैं और उसके विपरीत जाके कोई दानव जैसा व्यवहार करता है, तो अवश्य कानूनों की हवन सामग्री, वेरियस क्रिमिनल प्रोसीजर के जो हमारे दंड संहिता के जो अलग अलग जो ढेर सारे कानून बने हैं, ये ही हमारी पूजा पाठ की सामग्री होती है और हम इसका बहुत ही श्रद्धा पूर्वक इस्तेमाल करते हैं और इससे ना सिर्फ अपने को सही रखते हैं बल्कि ये भी देखते हैं कि जो आदतन अपराधी हैं उनमें इस पूजन सामग्री के प्रति या तो सम्मान पैदा हो जाए और वो अपनी आदतें बदल लें, और यदि वो ऐसा नहीं करते, वो दूसरे मानवों को जीने नहीं देते, तो फिर उसी पूजन सामग्री में दंड संहिता सामग्री इत्यादि हम शामिल करके महायज्ञ करने के लिए बन जाते हैं। तो फिर वो महायज्ञ बन जाता है, उसमें विजय आ जाते हैं, उसमें NIVH भी आ जाता है, उसमें पुलिस भी आ जाती है, उसमें अमित भी आ जाते हैं, ललित भी आ जाते हैं, हेमा जी आ जाती हैं, तो दीपशिखा आ जाती है, कितने सारे उसमें लोग शामिल हो जाते हैं और वो होते हैं नागरिक, और वो होता है नागरिकता का यज्ञ। तो मैं इसी को अपनी पूजा मानती हूँ, यही मेरा यज्ञ है, यही मेरा समाधान है। मैं इसी को समाधान भी मानती हूँ, क्योंकि जब आप अपने कार्य को पूर्ण श्रद्धा से करने लगते हैं, बिकॉज आई रियली वर्क, आई टेक माई वर्क एज माई फर्स्ट पैशन, माई वर्क इज माई पैशन, माई समाधान हेल्पलाइन इज माई फर्स्ट पैशन, and Samadhan Helpline toils towards the maintenance of human rights first thing, and also we like to see कि सिर्फ अपने मानव अधिकारों की आज हम बात ना करें, अपने मानव कर्तव्यों की भी बात करें। जब हम सशक्त नागरिक बन जाएं तो फिर हम अपने से जो हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो किसी कारणवश पीछे रह गए, छूट गए, या किसी कारणवश संविधान ने उन्हें अधिकार तो दिए लेकिन वो उन अधिकारों तक पहुंच नहीं पा रहे, उनकी एक्सेस क्रिमिनल जस्टिस तक नहीं पहुंच पा रही है, वो तरह तरह के शोषण के शिकार हो रहे हैं, तो उस समय
खास तौर से हमारी बहनें, हमारी बेटियां यदि ऐसी किसी परिस्थिति में है तो समाधान हेल्पलाइन के द्वारा महायज्ञ में वो हमारी हम यही कहेंगे कि यज्ञमान होती हैं, और हम सबसे पहले उनके लिए हम सबसे पहले अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं, जी। और वही हवन सामग्री है। और कोई क्वेश्चन ऑडियंस? नमस्ते मैम, मेरा नाम ललित जोशी है। जी ललित, नमस्कार। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि जी। वैसे तो कई सालों से घरेलू हिंसाएं वगैरह होती आई है, बिल्कुल। स्त्रियों के साथ भी होती है बिल्कुल। और पुरुषों के साथ भी होती सभी है। के साथ होती है। सब छिपाते हैं, कतराते हैं, और पिछले कुछ वर्षों में समाधान जैसी कुछ संस्थाएं जब से कार्य करने लगी है तो लोगों की भी हिम्मत होने लगी है इस विषय पर बोलने की। बिल्कुल। तो मैम, मैं जानना चाहता हूँ इस चीज के मुख्य रीजंस क्या हो सकते हैं घरेलू हिंसा होने के, और इन्हें रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ललित, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले मैं आपके सवाल का एक पार्ट बाय पार्ट जवाब देना चाहूंगी। जी मैम। आपने कहा कि घरेलू हिंसा हो रही है, हो रही थी, और काफी चिरकाल से हो रही है, और आपने कहा कि इसके रीजंस क्या हैं। तो इसके रीजंस ये हैं कि जो समाज में एनोमलीज रही, देखिए जहाँ पे भी ईश्वर ने इस संसार को ऐसे बनाया है, इस मानव समाज को भी ऐसे रचा है, जहाँ पर बहुत अच्छा होता है वहीं पर बहुत बुरा भी हो रहा होता है, जहाँ पर ब्लैक होता है वहाँ पे व्हाइट होता है, जहाँ पर बुरा होता है वहाँ अच्छा भी होता है, जहाँ पे सत्य होता है वहीं पे असत्य भी होता है, क्योंकि ये दोनों एनर्जीज जो है वो एक साथ सरवाइव होती हैं। और इन टोटलिटी कोई भी चीज बुरी नहीं होती, संसार भी बुरा नहीं है, और इन टोटलिटी कोई भी चीज अच्छी नहीं होती तो संसार भी कंप्लीट अच्छा भी नहीं है। ये संसार मनुष्यों का, मनुष्य आए यहाँ पे जीव के तौर पे, लेकिन धीरे धीरे इवॉल्व हुए और समाज की रचना हुई, समाज की रचना के साथ परिवार बने और घर बने, और घरों के अंदर रहने लगे हम लोग। तो उससे परिवार के अंदर रहने वाले लोग जब अपने ही लोगों को एक ही छत के नीचे रह करके, जब हम अपने ही लोगों के प्रति समानता की भावना को खो देते हैं, कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के कारण आ जाता है, कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन रिसोर्सेस पे किसका अधिकार है इसको लेकर के आ जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कारण बनते हैं घरेलू हिंसा का। और जैसे कि देख रहे हैं कि पुराने समय से लेकर अभी तक घरेलू हिंसा में क्यों अक्सर महिलाएं, बूढ़े और छोटे बच्चे इसके अधिक शिकार होते हैं। घरेलू हिंसा की अगर बात करें तो बूढ़ों में तो पुरुष भी है और स्त्री भी है। आपने अक्सर देखा हुआ घरों में दादा और दादियों के ऊपर भयंकरतम अपराध होते हैं, और वो अपने बच्चों के प्रेम में कभी कभी और कभी कभी बच्चों से इतना भय करते हैं कि वो अपनी बात को कह नहीं पाते। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 होते हुए भी, इसके बारे में जानकारी रखते हुए भी, जब वृद्ध नागरिकों के ऊपर, वृद्ध घर के परिवार के सदस्यों पर अत्याचार होता है तो क्या कारण है कि वो नहीं कह पाते कुछ भी? एक कारण जो झूठी इज्जत हम सर पे ओढ़ के चलते हैं। घर के बुजुर्गों को बार बार ये याद रहता है कि हमने इतने सालों इस मोहल्ले में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम पुलिस थाना किया हो, तो हम कैसे अपने बच्चे के खिलाफ बोले। या अपनी प्रॉपर्टी वो दे चुके होते हैं, उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं हुआ, तो बच्चों को बनाने में सब कुछ गंवा चुके होते हैं, वो नहीं बोलते। अब स्त्री की बात आती है, घर की स्त्रियों में कौन है? घर की स्त्रियों में माँ है, बहनें हैं, बेटियां हैं, परित्यक्ता बेटियां हैं, और विधवा बहुएं हो गई, या वो कन्याओं का जन्म हो जाता है जिनको कभी चाहते ही नहीं थे जन्म देना। ये सब हिंसा का शिकार बन जाती हैं, और वो हिंसा इतनी सटल है। एक हिंसा जो दुनिया को दिखती है, जिसको हम शारीरिक हिंसा कहते हैं, जिसको आप दिखा सकते हो, जो मेडिकल कराने पे पता चल जाती है, अच्छा यहाँ हमारा, यहाँ हमारा, ठीक है। लेकिन इस हिंसा से कहीं ज्यादा घातक हिंसा जो हो रही है और होती रही है, वो मानसिक हिंसा है, इमोशनल हिंसा है। आज एक हिंसा और बहुत दिख रही है, जिसमें हिंसा को, टॉक्सिक व्यवहार को पॉजिटिव लेने के लिए घर के बड़े लोग लड़कियों को सिखाते हैं कि ये सब एडजस्टमेंट कर लो। टॉक्सिक बिहेवियर को, जो टॉक्सिक बिहेवियर है, मैं टॉक्सिक बिहेवियर कहाँ करी, वहां पे वो लोग, औरतें भी आती हैं, औरतें भी औरतों पे या घर के पुरुषों पे हिंसा कर सकती हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और लेकिन क्योंकि औरतों के पास स्टेक कम होती है, आज भी भारत का अगर आप रिसर्च करें तो आप देखेंगे कि मुश्किल से 3% महिला के नाम पर उसके कोई एसेट हैं। परिवार के एसेट या तो जॉइंटली होंगे पर टोटली उसके नाम पे नहीं है, तो 100% महिला के पास में टोटली कुछ भी उसके नाम पे नहीं होता है। उसकी स्टेक कभी भी सेपरेट नहीं होती है, जॉइंट स्टेक होती है। जब तक वो उनके टर्म्स पे चलती है तब तक वो ठीक होती है। जिस दिन एक बहन कहती कि भाई प्रॉपर्टी पे मेरा भी बराबर का अधिकार है माता पिता की, उस दिन भाई कहता है कि रक्षाबंधन अब तेरे लिए नहीं है, अब तू मत आना, मायका तेरा नहीं रहा। तो ये जो रीजन है ना सत्ता का, अब देखिए यहाँ भी
सत्ता हर व्यक्ति अपने हाथ में चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई अपनी वो ऐसे कहता रहेगा कि ये घर तुम्हारा है, ये मायका तुम्हारा है, लेकिन जो ही लड़की कहती है कि मायके में मुझे मेरी स्टेक दे दो, तो वो उसका नहीं रह जाता। तो आपको मैं ये कहूंगी कि घरेलू हिंसा होने का सबसे पहला रीजन ये है कि महिला, बच्चे और बूढ़े लोगों के लिए ये पूरी धरती छोटी पड़ जाती है। ये पूरी धरती जब छोटी पड़ जाती है तब समाधान हेल्पलाइन जैसी एनजीओ की जरूरत पड़ती है। तब जरूरत पड़ती है हमें ऐसे कानूनों की, जैसे कि PWDV एक्ट, जैसे कि पॉक्सो, जैसे कि सीनियर सिटीजन एक्ट, जैसे मानवाधिकार एक्ट, चाइल्ड राइट्स। ये सब की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब पूरी धरती छोटी पड़ गई, एक छोटे से इंसान के लिए जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी सम्मान से खा रहा था या खा रही थी, उसके लिए ये पूरा संसार छोटा पड़ जाता है। एक ऐसी औरत जो सारा दिन 8 से 12 घंटे काम करती है, घर में या बाहर दोनों, घर लौटती है, लेकिन अपने ऊपर अगर उसने 1 रुपया भी खर्च कर लिया तो वो हिंसा की शिकार बना दी जाती है। अगर उसने बिना पूछे अपनी मर्जी से बाहर कुछ पहन लिया, खा लिया या खरीद लिया, तो वो हिंसा की शिकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारी जिम्मेदारी का ठेका उसको दे दिया जाता है। जब जिम्मेदारी की, लायबिलिटी की बात आती है, तब तो वुमेन है कि तुम नारी हो, तुम समस्त जगत की धात्री हो, तुम ही सब कुछ संभालोगी, तब तो वो पूजनीय हो जाती है। लेकिन जो ही उसी नारी ने कहा कि जगत धात्री को तो कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, बाहर निकलती है, एक ढंग की साड़ी भी खरीदनी पड़ती है, तब वो नारी बुरी हो जाती है। इसी तरह से बड़े बुजुर्ग वृद्ध को कहा जाता है अब आप बूढ़े हो गए, अब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ललित, आपने अक्सर देखा होगा कि बूढ़े अगर अपने ऊपर कुछ खर्च कर ले तो कहते हैं बड़ा रंगीन है बुड्ढा। ये भी कहते हैं कि बुढ़िया के तो बड़े पर लगे हुए हैं, तो मोरनी बन के नाचती घूम रही है, इसको तो भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों? जो भगवान का नाम लेते हैं, क्या उनको अच्छे कपड़े पहनने का नहीं मन होता? क्या उन्हें अच्छा भोजन करने का मन नहीं होता? या वो अच्छे से रहना नहीं चाहते? बूढ़े बुजुर्गों को भी कभी कभार साल में 1-2 बार जरूरी नहीं कि तीर्थ जाने का मन करे। हो सकता है वो किसी हिल स्टेशन जाना चाहते हो, जरूरी है कि उनको जबरदस्ती मंदिर ही भेज दो? तो तीर्थ जाने का मन नहीं है, वो घूमने जाना चाहते, तो कहते हैं बुढ़े बड़े अय्याश है। तो यहाँ से हिंसा शुरू होती है, जहाँ पे आप तय करना शुरू कर देते हो कि किसी घर के बुजुर्ग को क्या चाहिए, या बुजुर्ग महिला विधवा हो गई, फॉर एग्जाम्पल विधवा हो गई, तो अब इसको क्या जरूरत है? ये क्यों इतने बढ़िया बढ़िया खाने खाती है? इसको क्या जरूरत है इतने बढ़िया बिस्तरों में सोने की? इसको क्या जरूरत है अब ब्यूटी पार्लर जाके अपने पेडिक्योर कराने की? तो ये उसकी स्टेक पे ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। जो औरत नौकरी नहीं भी कर रही है ललित, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान घर के धन, समय और श्रम नामक एसेट्स पे होता है। धन, समय, श्रम, तीनों चीजें वो औरत, वो स्त्री घर में लगा रही है, तो उस धन, समय, श्रम पे उसका अधिकार है। वो छुट्टी नहीं ले सकती। क्यों? जबकि उसने समय दिया। तो जब मैं अपना समय किसी को दे रही हूँ, तो मुझे अपने समय में से अगर कुछ समय वापस चाहिए तो मिलना चाहिए ना। श्रम दे रही हूँ तो मुझे कुछ श्रम भी वापस करो ना, मेरे लिए कुछ और श्रम करो। परिवार में वो नहीं हो रहा है, और इसके पीछे बहुत सारे कारण है। पितृसत्ता एक कारण था, और अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पितृसत्ता पहले के मुकाबले कम हुआ है। और दूसरी बात है, निराशावादी अगर विजन रखूंगी तो जी नहीं पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है आज से 30-40 साल पहले जब हमने अपना एक्टिविस्ट करियर शुरू किया, एक्टिविस्ट का जीवन शुरू किया, तब की जो परिस्थितियां थी घरेलू हिंसा की, तब से आज चीजें बहुत बदल गई हैं। आज बहुत चीजें बहुत अच्छी भी हुई हैं। आप ये भी तो देखो ना ललित, कि आज ये जो मोबाइल नाम की चीज हमारे हाथ में आई है, आज 2 मिनट में हम 181 पे, 112 पे, 108 पे फोन तो कर सकते हैं। अब वो जमाना हमें याद है जब औरत कमरे के अंदर बंद कर दी जाती थी, बाहर के समाज को अपना दर्द भी नहीं बता पाती थी, और यदि वो बताती थी तो उसको कुलच्छनी, उल्टा पुल्टा, कुल्टा जैसे नामों से सुशोभित कर दिया जाता था। उसको कहा जाता था, फिल्मों में भी यही दिखाते थे, उल्टा पुल्टा कुल्टा कहते हुए उसको, पता नहीं कौन कौन सी उसको भद्दे शब्दों का प्रयोग उसके ऊपर हो जाता था। तो आज कम से कम केस रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक कानूनी स्ट्रक्चर है, एक कानूनी मशीनरी है। हर समय हम ये बोलते हैं कि कानून कुछ नहीं करता, कानून में कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। मैं देख रही हूँ, मैं 40 साल से कानून की सेवा कर रही हूँ, क्यों नहीं होता? हजारों महिलाओं का जीवन बदला है इस कानून के आने के बाद। हाँ, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो ये उम्मीद मत करो कि वहां पे कोई सुपर ह्यूमन बैठे हैं। अदालत में भी मेरे और आपके जैसे ही लोग हैं, और अदालत भी जो काम करती है वो इतना भयंकर, सोचिए आप 5.5 करोड़ पेंडेंसी केसेस की है। उस हिसाब से हमारे पास अदालतें नहीं हैं, इतने सारे केसेस हैं, और उसको कैसे
दोष निकालना हर चीज में, मशीनरी में बहुत आसान है, लेकिन मैं कहती दोष वही व्यक्ति निकालो, वही व्यक्ति पत्थर मारो घर पे जिसको घर बनाने में मदद करो। मतलब आप घर भी तो बनाओ। अगर हम कहते हैं कि जुडिशरी में हमारे जजेस जो हैं वो इतने योग्य नहीं है, तो ठीक है, आप जज बन के पढ़ाई करो, अपने बच्चों को जज बनाओ और जजेस बनाओ और पढ़ाई करो, आप ही वकील बन जाओ, आप और फ्री नौकरी, फ्री लीगल सेवाएं देनी शुरू कर दो तो दोगे, तब आप भी पैसे के लिए वेट करोगे। ठीक है, तो कभी भी हम अगर समाज को बुरा बोलें, हम अपने सिस्टम को बुरा बोलें, हम सरकार के सिर पे ठीकरे फोड़े, सरकार हमारे सिर पे वापस ठीकरे फोड़े, इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा आप मेरे और आपके जैसे लोगों से, जो सबसे पहले अपने, हम घरेलू हिंसा को रोकनी है तो चलो हम अपने घर से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हम अपनी मम्मी को, जो हमारे लिए दिन भर सारा कुछ करती है, शाम को घर पे लौट के आते हैं और वो कहती है बेटा चाय बना दूं तेरे लिए, मम्मी चुप रहो यार बाद में पियेंगे, ये टोन में बात करोगे। और आज बच्चियां लड़कियों को देखती अपनी मम्मियों से इस तरह से बात करती हैं, मम्मी दिमाग मत खाओ। व्हाट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ परिवार इट इज। ये माता के ऊपर इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं है जो दिन भर प्रेम से आपके लिए कार्य कर रही है, और आप लोग शाम को लौट के एहसान दिखा रहे हो कि आप कॉलेज से आए हो या वर्क प्लेस से आए हो। कभी कभी तो मैंने ऐसी भी काउंसलिंग आई मेरी हेल्पलाइन पे जहाँ पे मम्मियों ने रो रो के बताया कि मैम ये मुझे सारे मिल के बार बार ये कहते हैं कि तुम बेपढ़ी लिखी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। कि मैं अगर ये पूछती हूँ कि बेटा आज कॉलेज में क्यों रुके देर तक, तो तुमको पता है कि एक्स्ट्रा क्लास क्या होती है, जस्ट शट अप मामा, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम एकदम बेपढ़ी लिखी हो। ये भी हिंसा है। ये बच्चों के द्वारा हिंसा माता पिता पे होती है। या दादी अगर बहू से बोलती है, बच्चों के सामने उसका अपमान कर दिया जाता है कि आपको कुछ पता तो है नहीं अम्मा जी, अब आप चुप ही बैठिए, अपनी पूजा पाठ में लगी रही है। घरेलू हिंसा ये है छोटे छोटे कारण जहाँ पे हमारे वैल्यूज जो है वो कमजोर पड़ गए। जो वैल्यूज पहले, ऐसा भी नहीं है कि पहले घरेलू हिंसा नहीं होती थी, लेकिन तब की हिंसा में और आज की हिंसा में बहुत मूलचूल आज हम देखते हैं डिफरेंस आ चुका है। आज की हिंसा बड़ी सटल है, बहुत सारी सटल हिंसाएं शामिल हो गई हैं, लाइक बहुत सारी टॉक्सिटी डिफरेंट टाइप की आ गई, जिसके ऊपर हिंसा हो रही होती है उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ये आखिर हो क्यों रहा है। लाइक आप दिव्यांग बच्चों को ले लीजिए, क्या आपको लगता है कि दिव्यांग बच्चों के साथ हिंसा नहीं हो रही है? मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों की काउंसलिंग कर रही हूँ और जानती हूँ जहाँ पे एक दिव्यांग बच्चे को, ऐसे भी परिवार जानती हूँ दिव्यांग बच्चे की वजह से वो परिवार स्वर्ग जैसा बन गया, वो सारे परिवार के लोग उस बच्चे के आने के बाद जुड़ गए। मेरे ऐसे भी परिवार जानती हूँ जहाँ पे एक दिव्यांग बच्चा आया और उसने सभी लोगों को, घर के जो मनुष्य थे उन्हें संपूर्ण मनुष्य बना दिया। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे भी परिवारों को जानती हूँ जहाँ पे एक दिव्यांग बच्चा क्या आ गया, वो घर मानवों का नहीं दानवों का बन गया। उनके लिए वो बच्चा भारी हो गया, वो बच्चे पे तरह तरह की मेंटल टॉर्चर देने लगे। तो केसेस तो ऐसे ऐसे हैं ललित कि अगर मैं डिस्कस करूंगी तो समय कम पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। आप कोई और प्रश्न पूछना चाहें तो जरूर पूछें। मैम मेरा एक और प्रश्न है। जी अमित पूछें। हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वो मानवाधिकार के उल्लंघन के ऊपर कार्य करता है जी। तो जब भी भारत ने पूर्व के समय में J&K के विषय में कुछ भी कार्य करना चाहा, हाँ। तो अमेरिका ने उसे मानवाधिकार का उल्लंघन बता करके रोक दिया। लेकिन अमेरिका की आंखें कब खुली कि जो J&K और पाकिस्तान जो कर रहा है जी। वो वाकई में सत्य है और इसका कहीं ना कहीं पर इसको ऑब्जेक्शन जी। उठाना देखिए ट्विन टावर का कांड हुआ तब उनकी आंखें खुली। WTC का। जी जी। और साथ में एक और प्रश्न है मेरा कि भारत के अंदर हमारे जब मानवाधिकार की हम बात करते हैं जी, तो कुछ विषय ऐसे हैं कि मानवाधिकार को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। वो भाग कौन कौन से हैं? देखिए मेरे हिसाब से दो तरह के आज पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स को लेकर के जितनी भी चीजें हो रही हैं उसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो ट्रूली जेन्युइनली ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जेन्युइन ह्यूमन राइट्स जहाँ पे सब इक्वल हैं, और एक कुछ वो लोग हैं जो सेलेक्टिव ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सेलेक्टिव हो जाते हैं। यानी कि मैं फिर वही बात बोलूंगी, मेरा मतलब आपका कुत्ता टॉमी
मेरा कुत्ता 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 ठीक है, तो एक ये कैटेगरी है। इसको मैं कहती हूँ स्यूडो ह्यूमन राइट्स। ये स्यूडोइज्म यानी कि उनके डबल स्टैंडर्ड है। ह्यूमन राइट्स की जब आप बात करें तो ह्यूमन राइट्स को आप एब्सोल्यूट सम्मान और गरिमा से जीने के अधिकार के तौर पे बात करें, यानी कि एब्सोल्युटली देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। जब हम कहें कि मानव तो बस मानव जी है ना, बस मानव। फिर वो चाहे किस देश का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, अगर वो गलत कर, अगर एक मानव, एक सिंपल चीज में अमित इसमें मैं कहती हूँ हमेशा कि एक मानव दूसरे मानव के जीवन जीने के अधिकार को, उसके सम्मान को, उसकी गरिमा को, उसकी स्वतंत्रताओं को बिल्कुल सम्मान नहीं करता और समय मौका मिलते ही अटैक करता है, और वही मानव ये चाहता है कि उसकी नाक पे मक्खी भी ना बैठे। जी वो उसका बस चले तो मक्खी को भी जो है वो AK-47 से उड़ा देगा, ठीक है, भले उसकी नाक उड़ जाए साथ में। तो ये जो चीज हो रही है, इसका एक और रीजन भी है। कुछ स्वार्थी शक्तियां ग्लोब के ऊपर हैं, ऐसी स्वार्थी शक्तियां हैं जो ग्लोब की इकोनॉमी, आर्थिक शक्ति बनना चाहता था, आर्थिक रूप से ग्लोब की सत्ता हथियार के रखना चाहता है अपने हाथ में, आर्थिक रूप से ताकतवर बने रहना चाहता है, और सैन्य ताकतों को भी अपने हाथ में रखना चाहता है। और उससे भी वो संतुष्ट नहीं होता, तब वो क्या करता है, वो ग्रुप, वो समूह जो होता है, वो क्या चाहता है कि पूरे ग्लोब के ऊपर जो कुछ भी है सब कुछ उसके हाथ में रहना चाहिए। वो जो कहे वो सही है, वो जो कहे वो गलत है, यानी कि अपने ही द्वारा डिक्लेयर करे गए कानूनों को भी बस चले तो चैलेंज कर देता है। यानी कि अगर हमारा संविधान है, और संविधान को बनाने वाले कौन है, हम भारत की जनता है। संविधान को अर्पण करा हमने, तो हमने क्या कहा, प्रस्तावना के संविधान का जो शुभारंभ होता है, जो जहां से श्री गणेश होता है, वही होता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत को संपूर्ण हाँ, प्रभुत्व संपन्न जी। तो अब आप ही, मतलब मैं और आपने ही बनाया कानून, और हम अगर अपने ही कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दें, हम अपनी ही अदालतों को कहें कि सब बकवास है, हम अपने ही द्वारा चुनी गई सरकार को जब हम गालियां देनी शुरू कर दें, सरकार भी गलत हो सकती है, कभी कभी सरकार भी गलत होती है, कभी कभी हम लोग भी गलत हो सकते, कोई नागरिक भी गलत हो सकता है। लेकिन बात यह है कि जब तक हम अपने संविधान में जब तक श्रद्धा और विश्वास और सम्मान नहीं रखेंगे, तब तक हम दूसरे का सम्मान के बारे में नहीं सोच पाते। और ये जो ताकतवर शक्तियां, जो अंतर्राष्ट्रीय स्वार्थी शक्तियां हैं, जिन्हें मैं कहती हूँ वो स्वार्थी शक्तियां हैं, उन्हें अपने मानवाधिकार तो नजर आते हैं, लेकिन दूसरे देश में जब तोड़फोड़ होती है, हिंसा होती है और खून की होलियां खेली जाती हैं, तो उन्हें वो नजर नहीं आता। वो तो उनको तब समझ में आता है जब वही सांप उनको डसते हैं, तब उनको समझ में आता है कि अरे हम जिन सांपों को कह रहे थे ये सांप नहीं, गाय है, गाय है, गाय है, और भारत कब से कह रहा था कि ये सांप है, सांप है, सांप है, तो नहीं समझ में आ रहा था। तो बात वही है कि परसेप्शन, मनुष्य इतना जिद्दी हो चुका है आज का कि वो अपने परसेप्शंस दूसरे पे भी लादना चाहता है, लेकिन जब खुद पे पड़ती है, जब खुद भुगतता है ना, when they themselves go through the same pain, grief, same suffering, when they undergo the same crisis, when they see the blood of their own people, that is the time they say नहीं भैया ये तो बहुत खतरनाक है, तब वो समझते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है, तब तक आपने सांप को इतना मोटा कर दिया होता है कि वो एनाकोंडा बन गया होता है। अब एनाकोंडा को बस में करना सबके हाथ की बात थोड़ी ना। आप जब वो सपोला था तभी आपने उसको रोक लिया होता तो रुक जाता, तब आपने उसको नहीं कहा था कि बछड़ा है, तो गाय है, ये तो बेचारा है, ये तो सपोला है ही नहीं। हाँ, उसको फन फैलाने का अवसर दिया। बिल्कुल। देखिए, जहाँ मानवाधिकार का मतलब मेरे साथ, क्योंकि मैं देखिए सैन्य परिवार से आती हूँ, सैनिक परिवार से आती हूँ, और दुनिया में हेमिंगवे किसने पढ़ा है, फेयरवेल टू आर्म्स नॉवेल, मैं सॉरी अंग्रेजी उसका नाम ले रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें तो अंग्रेज भी अच्छी करके गए हैं। तो आप हेमिंगवे का जब नॉवेल पढ़ते हैं, मैं अंग्रेजी साहित्य में जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, मुझे पूरा हेमिंगवे पढ़ने के बाद मैं बहुत दिन तक सोचती रहती थी, जिसमें उसमें लास्ट में जो होता है, हेमिंगवे के नॉवेल का जो हीरो होता है वो एक जर्मन सैनिक होता है, और वो लास्ट में एक बात बोलता है, वो कहता है कि जिस शिद्दत से एक सैनिक शांति की कामना करता है धरती पे, उतनी शिद्दत से कोई शांति का पुजारी भी कामना नहीं कर सकता। कोई सा UN भी उतनी शिद्दत से नहीं काम कर रहा है जितना एक सैनिक, क्योंकि जब हम लोगों के बच्चे सीमा पे काम कर रहे होते हैं, हमारे भाई हमारे बेटे हैं, मेरा पूरा परिवार आर्मी में,
ठीक है। तो जब हम लोगों के बच्चे वहाँ काम कर रहे होते हैं और जब सीमा पे अशांति होती है, युद्ध जैसी स्थितियां, और हमारी तो आपको पता है कि सीमाओं पे बिना युद्ध के भी युद्ध जैसी स्थिति है। बिल्कुल। हम यहाँ से कुछ करें या ना करें, हमारे बच्चे तो मरते ही रहते हैं। हमारे बच्चे आए दिन, हमारे उत्तराखंड में आप अखबार उठा के पढ़ लीजिए कि फलाने गांव का फलाना सैनिक शहीद हो गया। क्यों हो गया जी? वो वहां से पड़ोसी देश की गोलीबारी हो रही थी, उसमें शहीद हो गया। क्योंकि हमारे पड़ोसी थोड़ा ज्यादा अच्छे हैं बिल्कुल मैम। औरों के मुकाबले। तो देखिए, बात अच्छे बुरे होने की नहीं है, बात ये है कि अगर आप स्वयं भी जिए और दूसरे को भी जीने दें। जी। बात ये है, हम अपना धान उगा रहे हैं, आप अपना धान उगा रहे हैं, हम आपके खेत में नहीं घुस रहे आपका धान काटने के लिए, आप हमारे खेत में भी मत घुसो। आप ये तो चाहते हो कि हम आपसे कुछ ना बोले, लेकिन आप तो रात और दिन हमारे देश में घुस रहे हो। क्या ये कौन सी बात है कि आप हमारे देश की सीमाओं का भी सम्मान नहीं करते? आप जहां से तहां से चूहे की तरह कहीं से भी घुस जाते हो इस देश में, फिर घुस के आप यहाँ पे अशांति फैलाते हो, फिर आप कहते हो कि आपके मानव अधिकार है। आप प्रेशर कुकर में दाल बनाने के बजाय आप बम बना लेते हो, आप सैकड़ों लोगों की जानें ले लेते हो, फिर आपके लिए रोज ढेर सारे लोग आ जाते हैं, अरे वो बेचारा बच्चा है, युवा है, उसने बचपने में आके ऐसा कर दिया। और बचपन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। हमारे बच्चों से तो ऐसी गलती नहीं होती। हमारे परिवार में तो बच्चे को ये कहा जाता है, बेटा चींटी भी मत मारो, तुम्हारा ऐसा कोई कर्म ना हो कि जिससे किसी चींटी को भी पीड़ा पहुंचे। हम तो ये समझाते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। मैं आपका सवाल का जवाब यही देना चाहती हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड वाली बातें हैं, जहाँ पे अपने लिए दूसरे रूल्स और दूसरे मानव अधिकार में कोई चीज डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकती। या तो मानव अधिकार है या फिर नहीं है। या तो आप मानव अधिकार का दूसरे का भी सम्मान कीजिए या फिर अपने मानव अधिकार की बात करनी बंद कर दीजिए। मैम, मेरा नाम शेफाली रावत है और मैं यहीं से डीएड कर रही हूँ। शेफाली, बहुत अच्छा लगा आप आई यहाँ पर प्रश्न करें। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना ज़्यादा कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ पे, हमें बहुत खुशी है। और मैं आपको कल से सुन रही हूँ, मतलब अच्छा जी, मतलब जो कल यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था उसमें भी हम थे। हाँ। बहुत मतलब आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशंस है, बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट होते हैं। मेरा एक क्वेश्चन ये है, मैं चाहूँगी कि आप एक मैसेज दें। मतलब जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, कहते हैं कि लड़कियों को पालना एक बहुत टफ काम है, कि मतलब ये लड़की है, ये बाहर जाएगी, इसके साथ कहीं कुछ हो ना जाए। जैसे मेरे भी पेरेंट्स हैं तो डरते हैं, बहुत डरते हैं कि लड़की है। खैर मेरे तो नहीं डरते, पर होता है। देखिए, आम आदमी जो भी है ना, हम सब, हमारी बच्ची घर से निकलती है, हम कितने भी बहादुर घर में होते हैं, लेकिन जब हमारी बच्चियां घर से निकलती हैं, आप देख रहे हैं कैसी घटनाएं, माँ बाप डर जाते हैं। माहौल ही ऐसा हो चुका है, माहौल ऐसा हो गया कि डर। यस मैम, वो तो है। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो आजकल का माहौल है, जिस हिसाब से पेरेंट्स सोचते हैं और जिस हिसाब से लड़कियों को आजकल सेल्फ डिफेंस आना बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। लेकिन मैम वो लड़कियां क्या करें जो बहुत जो स्लम एरिया है, जहाँ बहुत जो एजुकेशन है वो बहुत कम है। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे एजुकेशन अवेयरनेस बहुत कम है। बिल्कुल। और वहाँ की लड़कियों के साथ होता है, बहुत गलत हो जाता है, बहुत चीजें हो जाती हैं, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, बोल भी नहीं पाते। तो मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को और हमें भी और पेरेंट्स को भी? समय सीमा का ध्यान रखते हुए, सबसे पहले शेफाली आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि इस सवाल को जब तक हम इस सवाल के जवाब के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे तब तक समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। समाधान तो निदान के बाद होता है, पहले तो निदान करना आवश्यक है। तो जो आपने प्रश्न किया, इसके 2 भागों में इसको आप बांट के सोचिएगा और समझिएगा। आप बहुत समझदार हैं खुद भी। देखिए, कुछ सॉल्यूशंस उसी समय के, यानी कि लघुकालिक होते हैं। कुछ जो होते हैं, अभी प्रॉब्लम आई और मैंने अभी के लिए कुछ सॉल्यूशंस निकाल लिए कि चलो मैं अपनी बच्ची को बचपन से सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगी, मैं अपनी बच्ची को बचपन से कुछ SOPs घर के बनाऊंगी, कुछ रूल्स, कुछ आत्मानुशासन बनाऊंगी लड़कियों को, और साथ साथ लड़कों को भी कुछ अनुशासन और वैल्यूज दूंगी। मैं सारे दिन अपनी लड़की को अगर ये बोलती रहूं कि बेटे ऐसे मत बैठो, वैसे मत चलो, ये मत पहनो, उसको देख के हंसो मत, वहां पे खड़ी मत हो, ठीक है,
तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने बच्ची को कुछ अच्छी चीजें अगर सिखाना चाहते हो आप सिखाओ, लेकिन आपने अपने लड़के को भी कुछ सिखाना जरूरी है, क्योंकि जब आपने अपने लड़के को ये नहीं सिखाया कि जो पड़ोस से निकल रही है वो भी तेरी बहन जैसी है, तो उसको देखकर सीटी मत बजा। आप दूसरे के लड़के को तो ज्ञान दे देते हो, अपने लड़के को रोक के रखते हो कि बेटा ऐसा मत कर। तो सबसे पहले जो घर के गृहस्थी के अंदर के जो रूल्स और वैल्यूज हैं वो बेटा बेटी दोनों को, ये तो मैं लघुकालिक बता रही हूँ कि सबसे पहले तो अभी की सिचुएशन में है कि स्कूलों में भी पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, तो खाली बच्चे ने क्या पढ़ाई करी, कितने मार्क्स आए, बच्चा क्या सब्जेक्ट आगे ले पाएगा, इस पे बात की होनी चाहिए। पहले होनी चाहिए कि आपके बच्चे का व्यवहार कैसा है। माँ बाप को ये बताएं कि आप अपने लड़के को थोड़ी सी तमीज सिखाइए, आपका लड़का यहाँ पे आने के बाद हीरो बन जाता है और ये सारी लड़कियों को परेशान करता है, बताओ वहां पे। और इसी तरह से लड़की को भी समझाया जाए कि लड़का अगर तुम्हें छेड़ रहा है तो तुम चुपचाप गाय बकरी की तरह सींग उठा के मत चलती रहा करो। अगर छेड़ रहा है तो आप लड़की को कन्फ्रंट करने दो। जैसे लड़कियों को ये समझाते हैं कि अच्छे, ये मैंने कितनी माँ को कहते सुना है कि अच्छे घर की लड़की को सर झुका के निकल जाना चाहिए। क्यों सर झुका के क्यों निकलेगी, उसने क्या दोष किया? मैंने तो किसी के कोई चीज चोरी नहीं करी कि मैं छुपा के सर निकलूं। तो सर झुका के नहीं निकलना चाहिए, बल्कि सवाल करना चाहिए। और सबसे अच्छा ये है कि जब भी कोई लड़का पड़ोस अड़ोस में, जैसे आप कह रही हैं आप जिस इलाके में रहती है वहाँ पे एजुकेशन का लेवल थोड़ा नीचे होने के कारण समस्या है, तो मोहल्ला समिति का गठन हम लोग करा रहे हैं आजकल। हर मोहल्ले में मोहल्ला समिति गठित कर रहे हैं और वहां पे महिलाओं को उसकी कमान दे रहे हैं। जो महिलाएं, घरेलू महिलाएं भी हो सकती है, कामकाजी महिलाएं भी हो सकती है, हर सेकंड सैटरडे वो सारी मिले और वहां पर बैठ करके अपने बच्चों के द्वारा बताई गई समस्याएं उस पर चर्चा भी करें और उन पेरेंट्स को इन्वाइट करें जिनके बच्चे बाहर निकलते ही हीरो बन जाते हैं। हीरो मतलब विलेन मतलब दूसरे की बेटियों को छेड़ने लग पड़ते हैं, तो उनको वहां बुलाया जाए। जो गांव का पंचायत सिस्टम है कितना अच्छा है, क्या गलत है? पंचायत में कम से कम लोगों को आईना तो दिखाती है पंचायत कि भाई आप ऐसा कर रहे हो। कानून तभी काम करेगा जब हम लोग भी अपनी सहायता स्वयं करेंगे। अब आता है दीर्घकालिक सॉल्यूशन। इन सिचुएशन को दीर्घकालिक अगर हम करेंगे तो सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। वो सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स कहाँ पे लाने पड़ेंगे? सबसे पहले औरत का इंक्लूजन, महिला का, कमजोर वर्ग का और महिला का इंक्लूजन करो। टोटल पार्टिसिपेशन एश्योर करने के लिए आपने कभी सोचा कि आज 70 साल बाद हम यहाँ जब बैठे हैं तो हमारी अभी बिल फॉर्म में ही है, कानून तो बना भी नहीं है। 33% आरक्षण की लॉलीपॉप हमें हाथ में पकड़ा के कहा जा रहा है खुश हो जाओ, झुनझुना। वो भी ग्राम सभा में नहीं, जो बिल आया है वो ग्राम सभा में हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी हो गए 50%। मतलब जो असेंबली के लिए जो आया है कि लोकसभा में अब से 33% जो है महिला के लिए आरक्षण किया जाए। आप कैसे इतनी घटिया बात सोच सकते हैं कि आप 50%, हम आबादी हैं, हम 50% हैं, घर में तुमने ऑलरेडी हमें सब कुछ छीन रखा है। और वहां पे जहां पे हम अपने कानून बनाएंगे, जहां पे हम अपने फैसले लेंगे, जहां पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या चाहिए, वहां पे तुम हम औरतों को कह रहे हो कि तुम 33% लो और चुपचाप बैठ जाओ। और ऐसा भाव भी बताते हैं कि ये दे रहे ना, ये भी, इसको भी बहुत किस्मत समझो। बड़ी मुश्किल से पासिंग मार्क्स। और रिजर्वेशन शर्म की बात है। जो कानून आर्टिकल 14 हमें ये कह रहा है, जो हमारा संविधान ये कहता है कि हमारा बराबर का अधिकार है, वो हमको 33% देके हमारे मुंह में पट्टियां चिपका रहा है हमें। और आरक्षण किस बात का ले? हम तो 50% लोग हैं, हमें तो स्टेक दोगे। हम आरक्षण तब लेते जब हम 1-2 औरतें होते। हम लोग तो 50% धरती की आबादी है। तुम देश में नहीं दे रहे हो, हम तो पूरे ग्लोब पे 50%। हम औरतों को जाति, धर्म और वर्ग में ना बांटो। ये है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। जिस दिन हमें बराबर की स्टेक वहां विधायिका में बैठ के कानून बनाने की मिल जाएगी ना शेफाली, बिलीव करो, उस दिन तुम्हारी मम्मी पापा और मैं अपने बच्चों को लेकर के हमारा डर स्वयं खत्म होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि उसके हिसाब से हम अपनी कानून व्यवस्था भी चला पाएंगे, हम अपने समाज को भी रन कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स चाहिए। जो लोग रेडिकलिज्म की बात करते हैं ना कि ओवरनाइट ऐसा कर दो, इसकी सरकार गिरा दो, उसकी सरकार गिरा दो, घटिया सोच है, ये बड़ी घटिया सोच है। देखिए, मैं आज एक सीनियर सिटीजन के तौर पे कहना चाहती हूँ, कोई सा भी देश जो अगर सभ्य देश के रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो सबसे पहले बात करे
कांस्टेंट सस्टेनेबल सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, और वो रिफॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक होने चाहिए। ये ओवरनाइट कोई चीज पलटने की बदलने की, आप तो पाकिस्तान अफगानिस्तान बनाने की बात कर रहे हो। धरती पे हमें और पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसा कानून के बात बात पे है तन से जुदा और क्या कहां से, मतलब दिस इज it literally shakes me. How can you do that? वो कोई सा भी कर्म जिसको आप अनकरा नहीं कर सकते, आपको किसने अधिकार दिया? आप किसी को जीवन दे नहीं सकते, आप किसी का जीवन ले कैसे सकते हो? आप किसी के बच्चे के साथ बलात्कार कर कैसे सकते हो? और बलात्कार तो बलात्कार करते हो, उसको दर्दनाक तरीकों से आप काट देते हो, मार देते हो। छी, बिल्कुल शर्म आती है ऐसे लोगों को मानव कहती हो, और तुम उनके मानव अधिकारों की बात करते हो। जो मानव दूसरे मानव के अधिकारों को एक रत्ती का भी सम्मान नहीं देता, उसका आप क्या करेंगे? उसको क्या आप फूलों की मालाएं पहनाएंगे? उसके लिए एक शब्द संस्कृत में है, हिंदी में भी है, शायद हम लोग भूल गए। अब वो दानव होते हैं, और दानव को हमें अधिकार देने की जरूरत है। दानव को दंड मिलता है, जो दानवपना करेगा उसको दंड मिलना चाहिए। और जिसने किसी के बच्चे की इस तरह की दुर्गति करी, आप एक महिला, एक लड़की, एक छोटे बच्चे, एक हेल्पलेस वृद्ध के संग में कोई ऐसा कृत्य करते हो जो दानव भी करने में शर्माता है, तो फिर आपको किस बात का, आप कौन सी डेमोक्रेसी का हिस्सा हो? बताओ मुझे, कौन सी डेमोक्रेसी में आप जीने लायक हो? भारत में नहीं, भारत में अब और नहीं। एनफ इज एनफ। क्राइम रुकेगा तभी जब आप रिपोर्ट करेंगे। और मानव अधिकारों की बात अगर करनी है तो चुप्पी तोड़िए, चुप्पी तोड़िए, हिंसा रोकिए, स्वयं मानव अधिकार जो है वो पुनर्स्थापित हो जाएंगे। हिंसा रुकेगी, शांति बढ़ेगी। जब शांति बढ़ेगी, शांति की स्थापना होगी, तो देश में हर व्यक्ति खुश होगा। तो सबसे पहला जो आज कार्य हमें करना है, चाहे हम सैनिक की तरह करें, चाहे हम पुलिस के तौर पे करें, चाहे हम आम नागरिक के तौर पे करें, शांति की पुनर्स्थापना। हर जगह शांति हो। तो कहिए लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। इस लोक में, इस संसार में, सिर्फ देश की बात नहीं कर रही हूँ, इस पूरे संसार, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे लोक में सर्वस्व सब जगह शांति हो, सब सुखी हो। दैट इज मानव अधिकार, दैट इज ट्रू मानव अधिकार। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम मानव अधिकार दिवस पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।